गुजरात चुनाव के दौरान संभवतः एक भी सभा करने के लिए गुजरात नहीं गए। जो कांग्रेस पार्टी के 140 साल के इतिहास के सर्वाधिक असफल अध्यक्ष हैं, वो गुजरात कांग्रेस में सफलता का मूल मंत्र सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। और यद्यपि यह कांग्रेस पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला है, परंतु उनके द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से एक बार फिर कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और राहुल गांधी जी की विचित्र मनः स्थिति दोनों को ही इंगित करता है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है, तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। आप अनेक संदिग्ध संस्थाओं से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार के संपर्क निकलकर सामने आते हैं, मुझे लगता है कि आज प्रश्न यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व किस किस से मिला हुआ है और विदेश में जाकर किस किस से मिलने आता है। मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में जहां से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, और आज तक गांधी परिवार या कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर देखने भी नहीं गया। यह इस बात का प्रमाण है कि अपने नेताओं के प्रति भी इनका सम्मान बदल जाता है यदि उन्हें वास्तविक सम्मान मिल जाए। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि कोई जंजीर से बंधा हुआ है। वैसे तो अब वो अपने जिन भी नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, अब वो शेर हैं या कोई और हैं, जंजीर से बंधे हुए हैं। हां, ये बात सही है कि वो परिवारवाद की जंजीर ना हो तो पता नहीं कितने लोग छोड़कर जाने की बनाई स्थिति में तैयार हो जाए। मुझे लगता है, याद दिलाना चाहता हूं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में जो लोग उनके विरोध में खड़े थे, धुर वामपंथी और नक्सलियों के समर्थन करने वाले लोग, वो सब राहुल गांधी जी के साथ थे। और राहुल गांधी जी ने कहा कि वो न शर्म से कह रहे हैं न डर से कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में कितनी सभाएं की थी राहुल गांधी जी ने आके? मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोय। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। इसीलिए मैंने कहा यह कांग्रेस के अंदर की दुर्गति और राहुल गांधी जी की बिगड़ती हुई मनः स्थिति का प्रमाण है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जो कल बजट दिया, भारत विश्व की 5वीं बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अगले वर्ष वो वर्ल्ड के ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और बेंगलुरु को भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल के समान माना जाता है। और उसी बेंगलुरु में कर्नाटक की सरकार ने
जो बजट में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है, उसे देखकर कर्नाटक की जनता और देश की जनता हैरान है और दुखी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही कर्नाटक कांग्रेस है जिसके कि कई नेताओं ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिए थे। यहां के वित्त मंत्री रहे थे, संभवतः उनका नाम मिस्टर डीके सुरेश था, जिन्होंने यहां तक बोल दिया था कि टैक्स कलेक्शन यहां ज्यादा होता है और उत्तर भारत में कम होता है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अलग होने पर विचार करना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए भी हां बोल दिया था। अब समझ में आता है कि वो जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां जा रहा है। और ये बात हम सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से आते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल मुस्लिम समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान उर्दू के बेहतरीन स्कूलों को और बेहतरीन बनाने के लिए, 150 करोड़ रुपए का प्रावधान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की मरम्मत के लिए, 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान सो कॉल्ड माइनॉरिटी कॉलोनीज बनाने के लिए, 50,000 रुपए का प्रावधान नवविवाहित मुस्लिम दंपति को आर्थिक सहायता देने के लिए, और यदि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके 2 से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का शायद उसका 50% रीइंबर्समेंट सरकार करेगी, और विदेश पढ़ने जाएगा तो 20 लाख रुपए तक के खर्चे में रीइंबर्समेंट सरकार करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर्नाटक से ही आते हैं, जिन्होंने कहा था कि कुंभ में स्नान करने से क्या लाभ है, उनके अरमान इतने जगह हैं कि बेंगलुरु में हज हाउस का भी निर्माण कराएंगे। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि अगर आप अल्पसंख्यकों के लिए बात करना चाहते हैं तो इसमें बाकी अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, सिखों के लिए क्या है, जैनों के लिए क्या है, पारसियों के लिए क्या है, यहूदियों के लिए क्या है, इसका साफ साफ उन्हें बताना चाहिए, जो बहुत छोटी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटीज हैं। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कर्नाटक कांग्रेस का यह बजट, चूंकि उनका गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग से है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह जी का वो बाकायदा मीडिया में वो स्टेटमेंट अवेलेबल है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होना चाहिए। और 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष जगदीश भाई ने भी यही बोला था कि मुस्लिमों का पहला हक होना चाहिए। तो कर्नाटक कांग्रेस ने बजट में केवल एक समुदाय यानी मुस्लिम समाज को पहला हक देकर दिखा दिया है। उसने साफ कर दिया है कि बाकी सब दोयम दर्जे के हैं। केरल में उनका मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो अब लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता जो पहले से ही एक पक्षी एकांगी थी, अब उस पर पूरा लीगी प्रभाव आता जा रहा है। इसलिए कर्नाटक के बजट को यदि लीगी बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक का यह बजट आपने क्या मुस्लिम लीग के प्रभाव में दिया है, और या केरल में अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के टैक्स पेयर के पैसे से आपने केरल में अपने गठबंधन सहयोगी को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और तीसरे बिंदु पे जहां से प्रारंभ किया था वही मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने गुजरात में कहा कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता हुए गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। निश्चित रूप से हम सबके आदरणीय हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशन के आर्किटेक्ट थे, परंतु शायद राहुल गांधी जी भूल गए कि कांग्रेस के एक और नेता थे जो पहले कांग्रेस के थे, बाद में उन्होंने लीग बना ली थी, वो भी गुजरात से ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज की कांग्रेस सरदार पटेल के आदर्शों से कोसों दूर है,
महात्मा गांधी के आदर्शों से कोसों दूर है और मोहम्मद अली जिन्ना के आदर्शों को आत्मसात कर कर बैठी हुई है। यह गुजरात से लेकर कर्नाटक तक और कर्नाटक से लेकर केरल तक और वहां से लेकर इनके तमाम गठबंधन सहयोगियों के बयानों से, बजट के प्रावधानों से साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, ऐसा प्रतीत होता है कि सबकी आलोचना करते हुए अपनों की भी आलोचना करने लगी है और कर्नाटक के बजट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी दौर में जो मुस्लिम लीग का स्थान था विभाजन से पहले के दौर में, अब भारत की राजनीति में वह स्पेस कांग्रेस पार्टी लेती चली जा रही है और यह सुविचारित तरीके से यह उनका विचार है। जो रामलला को प्रणाम करने अयोध्या नहीं गए, जो कुंभ में स्नान करने प्रयागराज नहीं गए, उन्होंने ही कर्नाटक के बजट में सारे प्रावधान करके अपने अरमानों को पूरी बेबाकी के साथ भारत की जनता के सामने रख दिया है। धन्यवाद।